तो आइए शुरू करते हैं कि वृश्चिक लग्न में फल दीपिका पुस्तक में क्या कहा जा रहा है। 380 पृष्ठ फल दीपिका पुस्तक के 380 पृष्ठ पर दिया जा रहा है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति का योग हो तो विशेष धन कारक कहा गया है। यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध एवं बृहस्पति का योग, पर चाहे वह युति हो, चाहे एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे की राशि में हो, या किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध बनता हो, तो यह धनदायक योग होता है। तो क्या यह सूत्र सभी कुंडलियों पर लागू होते हैं? यदि नहीं तो किस नियम के आधार पर यह सूत्र सभी कुंडलियों पर लागू हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तब यहाँ पर देखा जाए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में कहा गया है कि देव गुरु बृहस्पति एवं बुध देव की युति धनदायक होती है। कोई विशेष बात तो यहाँ पर नहीं है, वही पुरानी बातें हैं, वही पुरानी बातें हैं। बुध देव का मूल त्रिकोण राशि 6 है एवं देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 9 है। यानी कि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या एवं गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु, ये 11वें भाव में एवं दूसरे भाव में है। हम लोगों ने पूर्व में ही पढ़ा है, हम लोगों ने पूर्व में यह पढ़ा है कि यदि एकादशेश एवं धनेश इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो धन के लिए अच्छा होता है, धन के लिए अच्छा होता है। अब लग्न बदल जाएगा तो ग्रहगण बदल जाएंगे। अगर यही मान लिया जाए, हाँ, अगर मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली हो तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखा जाए कि शुक्र एवं सूर्य की युति यदि होती है, शुक्र एवं सूर्य की युति यदि होती है तो यह भी धनदायिनी योग हुआ कि नहीं हुआ? परंतु यह उतना लाभ नहीं देगा जितना लाभ यह देंगे, क्योंकि यह एकादशेश एवं द्वितीयेश की युति यह भी हुई, या चतुर्थेश एवं द्वितीयेश की युति भी धनदायी योग होता है ना। चतुर्थेश एवं द्वितीयेश की युति भी धन वाले योग में गिना जाता है। एकादशेश द्वितीयेश की युति भी गनी जाती है, परंतु यह युति उतनी लाभदायक नहीं होगी या इनका परस्पर संबंध उतना लाभकारी नहीं होगा। सूर्य यहाँ हो सकते हैं, शुक्र यहाँ हो सकते हैं, फिर भी लाभकारी नहीं है, उतनी लाभकारी नहीं जितना किया। लेकिन सूत्र यह है कि एकादशेश एवं द्वितीयेश का यदि परस्पर संबंध हो तो धनदायी योग होता है। तो यहाँ पर तो हमने 2 उदाहरण दे दिए, एक विशेष धनदायी योग एवं एक अल्प धनदायी योग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, इसलिए शत्रु। हाँ, सूर्य एवं शुक्र दोनों में आपस में सहधर्मिता नहीं है, लेकिन बुध गुरु में सहधर्मिता है। अब वह किस नियमों से सहधर्मिता है? तो बुध देव व्यवसाय के कारक हैं, गुणागणित के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, और इन चीजों के सहयोग के बिना धन मिल ही नहीं सकता। और धन के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। दोनों ग्रहों से ज्ञान की बातें की जाती है, पढ़ाई लिखाई की बात की जाती है। तो ढेर सारे नियमों के अंतर्गत गुरु एवं बुध में साधर्मिता है कि नहीं है? गुरु जी, गुरु जी, हाँ जी। अब एक इसी पर वृश्चिक लग्न में जैसे दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हो गए, हाँ, और आय भाव के स्वामी बुध हो गए, लेकिन बुध की एक राशि तो अष्टम भाव में भी है, तो स्वास्थ्य के लिए कुछ परेशानियां हो सकती है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए कुछ परेशानी होगी।
लेकिन उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता ज्यादा होता है। हल्का फल्का कोई गंभीर बीमारी नहीं मिलेगा, हल्का फल्का हो सकता है। अब हम लोग दूसरे सूत्र पर चलते हैं। वृश्चिक लग्न, बृहस्पति तृतीय हो तो जातक विशेष उदार होता है। बृहस्पति तृतीय में हो तो विशेष उदार होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखा जाए कि यदि अब यहाँ तृतीय यानी कि नीच के हो गए, गुरुदेव अगर यहाँ पर हो जाते हैं तो नीच के हो गए कि नहीं हो गए? नीच के हो गए तो कहाँ के लिए नीच के हो गए? क्या सभी भावों के लिए नीच के फल देंगे या यहीं के लिए नीच के फल देंगे? अगर यहीं के देवगुरु लिए देंगे, बृहस्पति, हाँ जी, यहीं के लिए देंगे गुरुजी। स्पेशली तीसरे भाव के लिए विशेष रूप से नीच के फल देंगे ना। जी गुरुजी। अच्छा। भाग्य भाव पर उच्च की दृष्टि, लग्नेश के मित्र दूसरे भाव का भी फल देंगे, पंचम भाव का भी फल देंगे। लग्नेश के मित्र हो गए, लग्न को नुकसान करेंगे ही नहीं। तब विवेकशीलता वाली भाव के स्वामी होने के कारण एवं विद्या के निपुणता के भाव के स्वामी होने के कारण और भाग्य भाव पर उच्च की दृष्टि तक, खैर उच्च की दृष्टि अगर पड़ती है तो यहाँ से यह गुण नहीं लेते हैं, यहाँ के लिए फल देते हैं। कोई ग्रह गुण कहाँ से लेता है? जिस भाव का स्वामी हो, जहां बैठा हुआ है वहां काम करता है, वो गुण लेता है। जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का गुण उसमें आता है। जी गुरु। अब जिस जिस अपने भाव से का नवम वह, भाव, अपने से जिस नवम भाव, कहाँ अपने से नवम भाव? अपने से तो दूसरे भाव में है। द्वितीय और फिफ्थ हाउस का लेगा गुरु, दूसरे पार्ट में। आपने कहा कि वो गुण धर्म कहाँ से लेते हैं, प्राप्त करते हैं? मतलब गुण धर्म कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो वह जिस भाव का स्वामी होंगे, जिस घर का मालिक होंगे, जो परिवेश इनका होगा, वहीं से तो अपना गुण धर्म स्वभाव लेंगे ना। जैसे कि आप अपने रूम में रहते हैं, आप अपने कमरा में रहते हैं, आपके कमरा का रूम का जो माहौल होगा वही मानसिकता आपकी बनेगी ना। तो जहाँ काम करने जाएंगे तो वहां पर तो उसी पर मानसिकता से काम करेंगे ना। ना जी गुरु जी। आप ही है, ठीक है, पूजा पाठ कराने जाना है, ठीक है, घरवा में थोड़ा लड़ लीजिए ना, लड़ाई कर लीजिए खूब बढ़िया से, पिटा पिटी कर लीजिए और फिर जाइएगा पूजा कराने के लिए। तो वहां पर काम करने का जगह हो आपका है, लेकिन माहौल तो यहाँ से आपको मिल गया था, क्या वहां पर पूजा पाठ में नहीं सही ढंग से करा पाइएगा? नहीं, मन नहीं लगेगा। तो फिर आपके घर पे ही खूब बढ़िया अच्छा माहौल हो, सात्विक माहौल हो, उदारवादी माहौल हो, हंसी मजाक वाला माहौल हो, प्रेम वाला माहौल हो, उस माहौल से अगर आप निकल कर जाते हैं पूजा पाठ कराने, तो जजमान हल्का क्रोध में भी बोलेगा तो एकदम हंस करके टाल दिया, थोड़ा जजमान के आज के माहौल में ऐसा बात बोल रहा है ना। जी गुरु जी। तो व्यक्ति गुण कहाँ से लिया? अपने घर से। और यहाँ नीच के हो गए, खराब स्थिति में हो गए, लेकिन गुण धर्म तो कुछ उसका उनका यहीं पे है। और भी लग्नेश के मित्र भी हैं, और विद्या की निपुणता या बुद्धिमता भाव के स्वामी होने के कारण, वैसे देव गुरु बृहस्पति शुभग्रह है ही, शुभग्रह खराब भी हो जाता है उतना नुकसानदायक नहीं होता। यदि शुक्र या गुरु के द्वारा कोई बीमारी भी होती है तो भले बीमारी गंभीर हो जाए जो अलग की बात है, लेकिन कष्टदायक नहीं होती, ये कष्ट ज्यादा नहीं देते, कष्ट ज्यादा नहीं देते। और आप लोग देखेंगे तो पाएंगे, अनुभव करेंगे कि
जिस व्यक्ति के देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं ना, उनमें एक गुण विकसित हो जाता है, वह एक बात को कई बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, समझाने के भी उसे गुस्सा भी आता है तो जल्दी वो अंदर अंदर ही गुस्सा वाला बात बोलते हैं, लेकिन प्रेम शब्द वह प्रेम वाला होता है। और यह विद्या भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ बैठने से इनका नीच दोष तो हुआ ही हुआ, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता है। और यह संचार भाव है, गतिविधि भाव है। तो गतिविधि भाव में यह जो थोड़ी उदारशीलता या ज्ञान या बुद्धिमत्ता का जो उपयोग हो जाता है, जिसके कारण इसे उदार योग कहा गया। बातें स्पष्ट हुई? सूर्य बुध शुक्र सप्तम में हो तो बुध की महादशा में राजयोग होता है, जातक का जस बहुत ही विस्तार होता है। सूर्य बुध शुक्र सप्तम में हो तो अब यहीं पे देखा जाए, यदि सूर्य देव, बुध देव एवं शुक्र देव हो गए तो यश का विस्तार होता है। एकादश शेष होकर सप्तम भाव में, दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, यानी कि दसम से दसम भाव में आके बैठ गया, बहुत उत्तम हो गया। एकादश शेष आय भाव का स्वामी अपने भाव से नवम भाव में, शुक्रदेव अपने स्वराशि के, शुक्रदेव के 12वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि फल अगर 12वें भाव का देंगे तो भोग को बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है। जब भोग बढ़ती है तो अभिलाषा मन में धन प्राप्ति की बढ़ती है, अच्छी बात। यहाँ पर शुक्र के स्वराशि होने से मालव्य योग भी बना। जब दसम भाव का स्वामी खास करके दशमेश एवं एकादशेश का युति हो, दशमेश और एकादशेश दोनों की युति हो जाए तो धनदायी होता ही होता है। और दशमेश आप अपने कुंडली में देखेंगे तो पाएंगे यह सूत्र अकेले भी लग जाता है। यदि दसम भाव का स्वामी, यदि दशमेश आपके कुंडली में सप्तम भाव में है और किसी भी शुभ भाव के स्वामी से युक्त है, या किसी भी शुभ भाव के स्वामी से दृष्ट है, तो आप जितना काम करते हैं कार्यों में आपको कुछ ना कुछ अप्रत्याशित ढंग से सफलता मिलता है, या सफलता मिले ना मिले, लेकिन आपके बारे में लोग जानते जरूर हैं कि यह फला व्यक्ति भी यह काम करता है और अच्छे ढंग से करता है, यानी कि यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होती ही होती है। और उस यश प्रतिष्ठा की वृद्धि में आपके जीवन साथी का भी सहयोग हो जाता है, दसम भाव के स्वामी के सप्तम भाव में होने से। और यदि दसवें सप्तम भाव में एकादशेश के साथ में हो, आय के लिए अच्छा सूत्र योग हो गया। शुक्र यहाँ पर मालव्य योग बना ही रहे हैं, तो यह सूत्र सभी कुंडलियों पर लगती है, सभी लग्नों पर लगती है। वह किस प्रकार से लगता है कि कोई भी धन योग केंद्र में बन रहा हो, कोई भी धन योग केंद्र में बन रहा हो, धन योग केंद्र में हो और पंच महापुरुष में से एक कोई भी महापुरुष योग बन रहा हो, तो यह धन और यश प्रतिष्ठा सब देने वाला होता है। या किसी भी लग्न में यह नियम लागू होता है। अब इस लग्न के लिए ग्रह की युति विशेष बतला दिया गया। शुक्र के द्वारा मालव्य योग बना, पंच महापुरुष योग में से एक योग यह है, और एकादशेश एवं दशमेश की युति धन योग हुआ। स्पष्ट हुई बातें? जी गुरुजी। यदि बृहस्पति और बुध 5वें घर में हो, मीन राशि में हो, और कन्या राशि का चंद्रमा लाभ स्थान में, तो मनुष्य बहुत ही धनिक और भाग्यशाली होता है।
अब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति एवं बुध यहाँ पर है, और चंद्रमा कहाँ कहा गया? चंद्रमा लाभ स्थान में हो। अब देखिए ना, कुछ ऐसे सूत्र हैं जो स्वयं अपने, हम लोगों ने अभी तक जो फल दीपिका पुस्तक पढ़ा, इस पुस्तक के आलोक में हम लोगों ने जो बेसिक जानकारियां प्राप्त की, उस आधार पे यह सूत्र बन रहा है। हम सबों को अपने कल्पना शक्ति का विकास करना चाहिए। यहाँ पर गुरु बुध की युति के बारे में इसी पुस्तक में सबसे पहले ही वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध बृहस्पति का योग हो तो विशेष धन कारक कहा गया है। क्यों कारक कहा गया है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब उस पर चंद्रमा की कन्या लग्न में बतला दिया गया, तो चंद्रमा गुरु आमने सामने हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, यह गज केसरी योग भी हो गया। और देव गुरु बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि हो गई उच्च की, यह भी अच्छा हो गया। और बुध की उच्च की दृष्टि आय भाव पर पड़ी, यह भी उत्तम हो गया। गुरु के साथ बुध की यहाँ पर युति नीच भंग राजयोग हुआ। यह कई प्रकार के सूत्र यहाँ पर हो गए, कई प्रकार के योग एक साथ प्रभावी हो गए, कई प्रकार के सूत्र एक बार प्रभावी हो गए कि नहीं हो गए? एक सूत्र तो यह हुआ जब एकादशेश एवं द्वितीयेश यानी कि 11 एवं दूसरे की युति एक धनदायी हो गया। दूसरा, भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि, यह धनदायी हो गया। 11वें भाव के स्वामी पर उच्च की दृष्टि, यह धनदायी योग हो गया। बुध का नीच भंग राजयोग, यह धनदायी हो गया। देव गुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा का परस्पर संबंध, गज केसरी योग हो गया, यह हो गया। तो यहाँ पर तो 5 प्रकार के योग बन गए ना, तो यह विशेष हो गया कि क्या हुआ? विशेष हो गया गुरु जी। विशेष हो गया। यह तो हम सब इन चीजों को पूर्व से भी पढ़ते समझते आ रहे हैं। अब इसके बाद में चलते हैं पुनः अगले सूत्र पर। यदि कर्क राशि के चंद्र बृहस्पति केतु नवम में हो तो केतु की दशा साधारण होती है, किंतु बृहस्पति की दशा बहुत योग देने वाली होती है। यहाँ पर देखा जाए कि यदि यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा केतु तीनों की युति हो जाए तो यह केतु सबसे ज्यादा प्रभावित गुरु को करेगा कि चंद्रमा को करेगा? कोमल ग्रह कौन है? चंद्रमा करेगा गुरु जी। गुरु को तो नहीं करेगा ना? नहीं गुरु जी, गुरु को नहीं करेगा, कम करेगा, न के बराबर। तो देव गुरु बृहस्पति उच्च के हैं तो उच्च के जैसा फल देंगे, चंद्रमा को यह प्रभावित करेगा। तो हम लोगों के बेसिक सूत्र यह भी है कि यदि राहु या केतु किसी भी सुभग्रह के साथ में हो तो उस सुभग्रह की दशा उतनी अच्छी नहीं होती, परंतु राहु या केतु की दशा अच्छी हो जाती है। यदि आपके कुंडली में गुरु राहु की युति है तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि गुरु की दशा सामान्यतः अच्छी नहीं जा गई, लेकिन राहु की अंतरदशा या दशा ओवरऑल मिला के देखा जाए तो गुरु की दशा अंतरदशा से कुछ ज्यादा ही लाभकारी रही, ऐसा देखने को मिलता है। यह अनुभव सिर्फ बातें हैं। उसी प्रकार चंद्रमा के साथ केतु के होने से चंद्रमा को केतु ज्यादा प्रभावित किया तो केतु की दशा थोड़ा शुभ हो गई, लेकिन गुरु की दशा, गुरु वहां पर बलवान का बलवान ही रह गया और गज केसरी योग भी बना। और यह भी बातें हैं कि केतु देव जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं, उस चीजों को वह काफी ऊंचा तक लेकर जाते हैं।
तो स्वराशि या मूर्तिपूर्ण राशि से ज्यादा फल तो उच्च राशि का ही होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की दशाओं में बहुत अच्छे फल एवं केतु की दशा में मध्यम फल। अब इसके बाद में धनु लग्न। धनु लग्न हो, पांचवें घर में शनि हो, तो शनि की दशा अच्छा फल देने वाला होता है। रुकिए, इसको बोलते हैं